टाइटल: शहीद भगत सिन्हा के अनकहे किस्से। क्या आप जानते हैं, फांसी से ठीक पहले जेलर ने जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो वो क्या कर रहे थे? वो एक किताब पढ़ रहे थे। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। सोचिए, सिर्फ 23 साल का नौजवान, जिसके सीने में आजादी की आग तो थी ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा एक गहरी सोच, एक विचारधारा की आग जल रही थी। आखिर वो कौन सी किताबें थी जिन्होंने भगत सिन्हा को इतना प्रखर बनाया? जेल की उस काल कोठरी में वो कौन से पल थे जब वो सिर्फ मौत का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक आजाद, खुशहाल भारत का सपना देख रहे थे? नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उस महान क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिन्हा के जीवन की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों, कुछ ऐसे अनकहे किस्सों पर बात करेंगे जो अक्सर जोशीले नारों और बड़ी बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं की गूंज में कहीं खो से जाते हैं। ये सिर्फ उनकी बहादुरी की कहानी नहीं है, ये एक कोशिश है उनके विचारों की गहराई को समझने की, जेल में उन्होंने जो कुछ सहा उसे महसूस करने की, और उनके उस मानवीय पहलू को जानने की जिसने उन्हें सिर्फ एक शहीद नहीं, बल्कि एक विचारक, एक मार्गदर्शक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कभी न बुझने वाला दिया बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं भगत सिंह की उस अनकही दास्तान को जो आज भी हमारे लिए उतनी ही मायने रखती है। खंड 1: चिंगारी का जन्म और शुरुआती प्रभाव। भगत सिन्हा का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार ऐसा था जिसकी रगों में देशभक्ति मानो खून बनकर दौड़ती थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, और घर का माहौल ही ऐसा था कि हर वक्त क्रांति और आजादी की बातें होती रहती थी। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि बचपन से ही भगत सिंह के मन पर देश की गुलामी की जंजीरें किसी कांटे की तरह चुभती थी। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उनके अंदर विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी सुलगा दी। वो थी 12 साल की उम्र में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस छोटी सी उम्र में उन्होंने खून से सनी मिट्टी देखी, बेगुनाहों की चीखें सुनी और अंग्रेजी हुकूमत का वो वहशीपन देखा जिसने उनके दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो कभी बुझ नहीं सकती थी। कहते हैं वो उस बाग की मिट्टी एक छोटी सी शीशी में भरकर ले आए थे। शायद वो मिट्टी उन्हें रोज याद दिलाती थी कि किस जुल्म का बदला लेना है और कैसी आजादी हासिल करनी है। इसके बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिन्हा भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। यहीं से उनके मन में ये सवाल उठने लगा, क्या सिर्फ अहिंसा से ही इस क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाया जा सकता है? लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका वास्ता लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेताओं और नए नए क्रांतिकारी विचारों से पड़ा। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में भी हिस्सा लिया। इन नाटकों का मकसद होता था लोगों में देशभक्ति जगाना। ये उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये उनके अंदर जो क्रांतिकारी कलाकार पल रहा था उसकी आवाज थी, जो मंच के जरिए देश के नौजवानों को जगाना चाहता था। जब घर में उनकी शादी की बात चली तो उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी दुल्हन तो मौत होगी। उन्होंने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, मेरी जिंदगी एक ऊंचे मकसद यानी हिंदुस्तान की आजादी के लिए समर्पित हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनिया की दूसरी चाहतों के लिए कोई जगह नहीं है। ये किसी आम नौजवान की बातें नहीं थी, ये एक ऐसे क्रांतिकारी का ऐलान था जिसने अपना सब कुछ देश पर कुर्बान करने की ठान ली थी। खंड 2: क्रांतिकारी पथ और संगठनों की स्थापना। भगत सिंह सिर्फ जोशीले नौजवान नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी थे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि आजादी की लड़ाई को सही दिशा देने के लिए नौजवानों को एक साथ लाना होगा। इसी सोच के साथ
मार्च 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई। इस सभा का खास मकसद था मजदूरों, किसानों और नौजवानों को ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा करना और उनमें क्रांति की भावना जगाना। नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने मिलकर तैयार किया था। ये संगठन सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं करता था, बल्कि ये सांप्रदायिकता का भी खुलकर विरोध करता था और धर्म को राजनीति से अलग रखने पर जोर देता था। फिर 1928 में चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के दूसरे साथियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) को एक नया रूप दिया। उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया और ये बन गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA). ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये इशारा था कि उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। भगत सिंह और उनके साथी अब सिर्फ अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक ऐसा समाजवादी समाज बनाना चाहते थे जहां किसी भी तरह का शोषण न हो, चाहे वो शोषण करने वाला देसी हो या विदेशी। वो मानते थे कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी भी उतनी ही जरूरी है। HSRA का मकसद था हथियारों के जरिए ब्रिटिश राज को खत्म करना और एक ऐसे फेडरल रिपब्लिक संयुक्त राज्य भारत की नींव रखना जो समाजवाद के उसूलों पर चले। पार्टी के 3 खास हिस्से थे: संगठन, प्रचार और एक्शन। प्रचार की जिम्मेदारी खुद भगत सिंह को सौंपी गई थी। खंड 3, प्रतिशोध की ज्वाला और असेंबली का धमाका। साल 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और फिर उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में, खासकर नौजवानों के दिलों में गुस्से की आग भड़का दी। भगत सिंह और उनके HSRA के साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफसर JP सैंडर्स को मार गिराया। ये एक हिम्मत भरा लेकिन बहुत जोखिम वाला कदम था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे डाली। इसके बाद HSRA ने एक और बड़ी कार्रवाई का प्लान बनाया। इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि जैसा कि उन्होंने कहा था, बहरों को सुनाना था। अंग्रेज सरकार 2 ऐसे बिल लाने की तैयारी में थी: पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो मजदूरों और आम लोगों के हक छीन लेते। इनके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम ऐसी जगह फेंका गया जहां कोई था नहीं, ताकि किसी को चोट न लगे। पूरा हॉल धुएं से भर गया। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि वही खड़े रहकर इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और हवा में पर्चे उछाले। उन पर्चों में HSRA का घोषणा पत्र था, जिसमें उनके मकसद और क्रांति के बारे में साफ साफ बताया गया था। गिरफ्तारी देना, ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भगत सिंह और उनके साथी जानते थे कि अदालत एक ऐसा मंच बन सकती है जहां से वो अपने विचार पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। वो इस मौके का इस्तेमाल अपनी सोच, आजादी की अपनी कल्पना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषक चेहरे को बेनकाब करने के लिए करना चाहते थे। और हुआ भी बिल्कुल यही। उनके मुकदमे की हर सुनवाई अखबारों की सुर्खियां बनती और उनके बयान देश के कोने कोने में नौजवानों के लिए हिम्मत और प्रेरणा बन गए। खंड 4, जेल के वो 2 साल, विचार और संघर्ष। भगत सिंह ने करीब 2 साल जेल में बिताए और ये वक्त उनकी जिंदगी का सबसे अहम दौर साबित हुआ, खासकर उनके विचारों के लिहाज से। ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये उनके लिए गहरा अध्ययन करने, सोचने समझने और लिखने का वक्त था। जेल की कोठरी ही जैसे उनकी पढ़ने लिखने की जगह बन गई थी। वो लगातार किताबें पढ़ते रहते, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, साहित्य, दर्शन, जो भी उन्हें मिलता वो पढ़ डालते। लेनिन, मार्क्स
और दूसरे समाजवादी विचारकों ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। कहते हैं, फांसी से ठीक पहले भी वो लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई जरूरी लेख, चिट्ठियां और एक जेल डायरी लिखी, जो आज भी उनके विचारों की गहराई और उनकी दूर की सोच का सबूत है। उनकी 404 पन्नों की जेल डायरी में समाजवाद, पूंजीवाद, क्रांति, धर्म, तर्क, इंसानियत और आजादी जैसे विषयों पर उनके गहरे विचार और दुनिया भर के लेखकों के कोट्स भरे पड़े हैं। ये डायरी दिखाती है कि वो कितना ज्यादा पढ़ते थे और चीजों को कितनी गहराई से समझते थे। उनका सबसे मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में ही लिखा था। इस लेख में उन्होंने ईश्वर के होने, धर्म के रोल और इंसानी तर्क पर बड़े बेबाक और लॉजिक भरे विचार रखे। उन्होंने बताया कि कैसे वो मजहबी यकीन से निकलकर तर्क और सवाल करने की सोच तक पहुंचे। ये लेख उनके वैज्ञानिक नजरिए और आजाद सोच का एक मजबूत सबूत है। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के हक के लिए और जेल की बुरी हालतों के खिलाफ ऐतिहासिक भूख हड़तालें की। एक ऐसी ही भूख हड़ताल 64 दिनों तक चली, जिसमें उनके साथी यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींचा और ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने विचारों को फैलाना जारी रखा। वो जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन वो हर पल का इस्तेमाल अपने मिशन को आगे बढ़ाने में करना चाहते थे। अपनी चिट्ठियों के जरिए भी वो अपने क्रांतिकारी विचार बाहर भेजते रहे और नौजवानों को हिम्मत देते रहे। एक खत में उन्होंने लिखा था, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की खुशबू, ये मुश्तखाक फानी है, रहे रहे न रहे, यानी मेरे विचारों की खुशबू हमेशा हवा में मौजूद रहेगी। ये शरीर तो मिट्टी का है, रहे या न रहे। खंड 5, विचारधारा की गहराई, एक विचारक क्रांतिकारी। भगत सिंह की पहचान सिर्फ बम फेंकने वाले या पिस्तौल चलाने वाले जांबाज के तौर पर ही नहीं है। वो एक बहुत गहरे विचारक और दूर तक देखने वाले इंसान भी थे। उनका मकसद सिर्फ राजनीतिक आजादी पाना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी से पूरी तरह आजाद हो। उनका समाजवाद कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था और वो मानते थे कि असली आजादी तभी आएगी जब मजदूरों और किसानों का राज होगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर सत्ता गोरों के हाथ से निकलकर कुछ भूरे साहबों के हाथ में आ जाए और आम जनता का शोषण वैसे ही चलता रहे, तो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला, चाहे वो भारतीय ही क्यों न हो, उनका दुश्मन है। ये बातें उनकी वर्ग चेतना और शोषण के खिलाफ उनकी गहरी नफरत को दिखाती है। वो पूरी आजादी के हिमायती थे और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर किसी भी तरह के डोमिनियन स्टेटस या आधी अधूरी आजादी को मानने को तैयार नहीं थे। उनका मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये एक पूरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम में जड़ से बदलाव लाने की पुकार थी। उन्होंने क्रांति शब्द का मतलब समझाते हुए कहा था कि क्रांति का मतलब सिर्फ हिंसा या खून खराबा नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह उखाड़ फेंकना और उसकी जगह एक इंसाफ पसंद समाजवादी व्यवस्था कायम करना है। भगत सिंह धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्के समर्थक थे और एक सेक्युलर देश का सपना देखते थे। उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, उनके इसी वैज्ञानिक और तर्कवादी नजरिए को दिखाता है। वो हिंसा को आखिरी रास्ता मानते थे और उनका मकसद समाज में जागरूकता और बदलाव लाना था, न कि सिर्फ बदला लेना या दहशत फैलाना। उनकी सोच में नौजवानों के लिए एक खास जगह थी। वो नौजवानों से कहते थे कि सिर्फ भावनाओं में न बहें, बल्कि पढ़ें, तर्क करें और एकजुट होकर संघर्ष करें। खंड 6, मानवीय भगत सिन्हा अनकहे पहलू। क्रांतिकारी कामों और गहरी सोच वाली लिखाई के पीछे एक जीता जागता,
महसूस करने वाला भगत सिंह भी था, जिसके कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। वो एक बहुत ही संवेदनशील कवि और लेखक थे। उन्होंने अपने घर वालों और साथियों को जो खत लिखे, उनसे उनकी इंसानी भावनाओं, प्यार और समाज के लिए उनकी गहरी जिम्मेदारी का पता चलता है। किताबों से तो उन्हें जैसे इष्ट था। वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे और जेल में भी उनका ज्यादातर वक्त पढ़ने और नोट्स बनाने में बीतता था। उनकी जेल डायरी इस बात का जीता जागता सबूत है। एक किस्सा है कि जब उनकी मां जेल में उनसे मिलने आई तो भगत सिंह जोरों से हंस पड़े। ये देखकर जेल के अफसर भी हैरान रह गए कि मौत के इतने करीब होकर भी कोई इतनी बेफिक्री से कैसे हंस सकता है। ये उनके बेमिसाल हौसले और जिंदगी को देखने के उनके पॉजिटिव नजरिए को दिखाता है। उन्होंने अपने एक खत में अपने छोटे भाई कुलबीर सिन्हा को लिखा था कि घबराने की कोई बात नहीं है और सभी को हिम्मत से हालात का सामना करना चाहिए। इससे पता चलता है कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करते थे और खुद कितने मजबूत थे। वो अपने साथियों के लिए भी बहुत वफादार और प्यार करने वाले थे। यतीन्द्रनाथ दास की शहादत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। भगत सिंह सिर्फ एक सख्त क्रांतिकारी नहीं थे, उनके सीने में एक नरम दिल भी धड़कता था, जो देशवासियों की तकलीफ और शोषण को देखकर पिघल जाता था। उनका सपना सिर्फ राजनीतिक आजादी का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी का हक मिले। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का निशान बन चुका है। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने पर देश की माताएं अपने बच्चों से भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। ये कोई घमंड नहीं था, बल्कि अपने बलिदान के जरिए देशवासियों में क्रांति की आग को और तेज करने का एक पक्का यकीन था। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन अपने पीछे वो विचारों की एक ऐसी मशाल छोड़ गए जो आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जल रही है। भगत सिंह सिर्फ एक शहीद नहीं है, वो एक विचार है, एक दर्शन है, एक प्रेरणा है। उनके अनकहे किस्से सिर्फ उनके क्रांतिकारी कामों तक ही नहीं है, बल्कि उनकी सोच की गहराई, जेल में उनके तजुर्बों की आंच, उनकी पढ़ाई की विशालता और उनकी इंसानी संवेदनाओं में छिपे हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, बल्कि वो वैचारिक, सामाजिक और आर्थिक भी होती है। उनके विचार आज भी उतने ही काम के हैं जितने उस दौर में थे। वो हमें सवाल पूछने, तर्क करने, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने और एक बेहतर, इंसाफ से भरे समाज को बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत देते हैं। उम्मीद है शहीद भगत सिंह के इन अनकहे किस्सों ने आपको उनकी जिंदगी और उनके विचारों को एक नई नजर से समझने में मदद की होगी। भगत सिंह की विरासत सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि भगत सिंह की ये अनकही कहानियां और उनके बेहतरीन विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणा देने वाले किस्से कहानियां सुन सकें। अगर आपके मन में भी भगत सिंह से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा या विचार हो जो यहां नहीं कहा गया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है। इनकलाब जिंदाबाद।